प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि साइंस के अंदर जो है अभी हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं यह चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर का 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का 3rd क्लास जो है करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले के 2 क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। बात करें तो आज आपको पता होना चाहिए जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो मानव में लैंगिक जनन आज हमारा मुख्य टॉपिक होगा। और जब मानव में लैंगिक जनन पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें आपको सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है कि युवावस्था में कैसे जो है मनुष्य के अंदर क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं वो पढ़ेंगे। इसके बाद नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और फिर मादा जनन तंत्र के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। तो आप लोग ध्यान से सीखने समझने का जो है कोशिश कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जितने प्यारे बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन हम लोग जो है आज सबसे पहले पढ़ेंगे। और जब ये लैंगिक जनन पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें जो मानव के जनन अंग है उसके बारे में भी क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो अगर बात किया जाए कि मानव में लैंगिक जनन के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव जो है कब अपने जैसे संतान को यानी कि अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकता है। तो देखिए होता क्या है कि मानव एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन क्रिया को संपन्न करने में सक्षम हो पाता है। यानी कि एक इसका भी एज लिमिट होता है, उम्र होता है। उस उम्र के बाद ही कोई भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री संतान को जन्म देने का जो है उसमें क्षमता आता है। और जब किसी पुरुष या स्त्री में संतान को जन्म देने की क्षमता आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसका यौवन आ गया है। तो यौवन ही वह उम्र है या फिर कह लीजिए वो अवस्था है जिसमें आप अपने जैसे बच्चों को क्या करते हैं, जन्म दे सकते हैं। और होता क्या है कि मानव जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में आपको पता होना चाहिए कि शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण, जो शुक्राणु है वो आपको पता होना चाहिए कि पुरुष के अंदर निर्माण होता है इसका और अंडाणु महिलाओं के अंदर। इसके बाद जो है शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के निषेचन और शिशु के रूप में जो है युग्मनज की वृद्धि और विकास के लिए विशेष प्रजनन अंग पाए जाते हैं। आपने सबसे पहले यह देखा कि मानव जो है एक निश्चित उम्र के बाद ही जनन क्रिया को संपन्न करने में सक्षम हो पाते हैं। एक एज लिमिट होता है, उस एज के बाद ही आप जो है जनन क्रिया में भाग लेने के लायक बन पाते हैं। और जब जनन क्रिया में भाग लेने के लायक बन जाते हैं आपके अंदर जो है हार्मोनल जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। तो हम कहते हैं कि आप में यौवन आ चुका है। अब देखिए मानव जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के लिए करती क्या क्या है। तो देखिए मानव जैसे जटिल बहुकोश के जो प्राणी हैं इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु का भी क्या होता है, निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होगा महिलाओं में। इसके बाद जो है शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के निषेचन की क्रिया होती है। शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं तो मिलना ही क्या है, निषेचन है। और शिशु के रूप में युग्मनज की वृद्धि और विकास करते हैं। यानी कि जो शिशु जिसको हम भ्रूण कहते हैं उनका विकास माँ के गर्भ में होता है। और इन सभी काम के लिए विशेष प्रजनन अंग पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं शुक्राणु के निर्माण के लिए, अंडाणु के निर्माण के लिए। इसके बाद शिशु के पालन के लिए गर्भाशय बना हुआ है माताओं के अंदर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जितने भी अंग है ना उसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम जानते हैं लैंगिक परिपक्वता क्या होता है। लैंगिक परिपक्वता अगर देखा जाए तो वह अवस्था है जिस अवस्था में आप जो है अपने जैसे बच्चों को जन्म देने के लायक बन जाते हैं, जन्म देने के सक्षम हो जाते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता के बारे में कुछ पूछे तो बोलिएगा कि जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका को कई जगह पे सीधे अंड लिखा गया है, कई जगह पे अंड कोशिका लिखा गया है और कई जगह पे अंडाणु भी लिखा गया है, या फिर मादा जनन कोशिका भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है,
तो नर में यानी कि पुरुषों में क्या होते हैं, शुक्राणु, तथा मादा में अंडाणु का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। ये लैंगिक परिपक्वता जो है हमारे जीवन का वह काल होता है, वह समय होता है जिस समय में पुरुषों में शुक्राणु का जो है बनना शुरू हो जाता है और मादाओं के अंदर जो है ना वो अंडाणु या फिर अंड कोशिका का निर्माण जो है शुरू हो जाता है। और किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। हम कहते हैं कि यौवन इसमें आरंभ हो चुका है। जब किसी पुरुष में शुक्राणु बनना शुरू हो जाए, किसी महिलाओं में जो है ना अंडाणु बनना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि इसका यौवन आरंभ हो चुका है। ये जो है ना इसका युवावस्था क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब यौवन आरंभ पर जो है ना हमारे बॉडी में कई सारे परिवर्तन देखे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना एक क्वेश्चन यहाँ से प्रत्येक साल आता ही आता है। अब देखिए कि जब हमारा यौवन आरंभ होता है, यानी कि हम कहें तो हमारे अंदर जो है शुक्राणु और अंडाणु का जब विकास शुरू हो जाता है, उसका निर्माण शुरू हो जाता है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि युवा अवस्था में लड़का और लड़की दोनों में कई तरह के परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन लड़का और लड़की दोनों में एक जैसे होते हैं और कुछ परिवर्तन केवल लड़का में ही देखने को मिलते हैं और कुछ परिवर्तन केवल लड़की में ही देखने को जो है मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लड़के और लड़कियों में एक समान परिवर्तन कौन कौन होते हैं। जब यौवन आरंभ होता है, यौवना आरंभ पर परिवर्तन, जब कोई भी लड़का या फिर लड़की यौवना उसका जो है ना उसका यौवन जब आरंभ होता है तो उसके शरीर में कौन कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है वो बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे जो लड़का और लड़की दोनों में एक समान होते हैं। जैसे कि बात करें तो इसमें पहला आता है कांख एवं जनन अंगों के पास गहरे बालों का निकलना। बाल जो है ना हमारे कांख में या फिर जनन अंगों के आसपास क्या है, बाल जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन लड़का और लड़की दोनों में देखने को मिलते हैं। इसके बाद दूसरा है कि त्वचा का तैलीय होना। आपका जो त्वचा है, स्किन है, वो उस पर वो ऑयली हो जाता है, यानी कि आपको तैलीय देखने को मिलेगा। जैसे लगेगा कि इस पर हमने बहुत ज़्यादा तेल क्या कर लिया है, लगा लिया है, लेकिन आप लगाते नहीं है फिर भी वहाँ से तेल त्वचा आपका तैलीय होता रहता है। इसके बाद मुहासे निकलना। मुहासे यानी कि जो पिंपल्स वगैरह कहते हैं, चेहरा पे जो फुंसी टाइप निकलता है, वो निकलने का जो है ना वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन जो है लड़का और लड़की में समान रूप से देखा जाता है। ये लड़का में भी होते हैं और लड़कियों में भी देखने को मिलता है। अब हम केवल उन परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे जो लड़कियों में ही देखने को मिलता है। तो लड़कियों में परिवर्तन, यौवना आरंभ पर लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, उसमें सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। एंड दूसरा बात करें तो रजोधर्म जो है होने लगता है। तो ये दो परिवर्तन केवल लड़कियों में ही क्या होता है, देखने को मिलता है। अब हम उन परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे जो केवल लड़कों में देखने को क्या होता है, मिलता है। तो वो है चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलना, क्योंकि दाढ़ी मूछ लड़कियों को तो निकलता नहीं है, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चेहरे पर दाढ़ी मूछ का निकलना जो है लड़के में एक परिवर्तन देखा जाता है। लड़के में दूसरा परिवर्तन कि आवाज़ का फटना या आवाज़ का भारी होना। ठीक है, या तो आवाज़ उसका फटने लगेगा या फिर आवाज़ क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लड़कों में ये सारे के सारे परिवर्तन जो है यौवना आरंभ पर देखा जाता है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया कि यौवना आरंभ पर लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है या फिर लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो आप यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों परिवर्तन तो दोनों में देखने को मिलता है, लड़का लड़की दोनों में, और ये तो खास करके लड़की के लिए है। तो ये चार परिवर्तन आप लड़की वाले में लिख सकते हैं। और अगर ये पूछ लिया जाए कि लड़का में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो ये परिवर्तन लड़का में होता है, ये भी होता है, और ये चार परिवर्तन आप ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अगर एग्जाम में पूछेगा तो। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये आप समझे होंगे। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, निषेचन। निषेचन हम लोगों ने पुष्प के दृष्टि से पिछले क्लास में देखा भी था कि पौधों में या फिर पुष्पों में कैसे निषेचन होता है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे खास करके कि मनुष्य में कैसे निषेचन की क्रियाएं जो है होती हैं। तो देखिए, नर युग्मक
और मादा युग्मक का मिलना ही क्या है, निषेचन है। आपको पता होना चाहिए कि पुरुष का जो जनन अंग है वो शुक्राणु, कौन चीज, शुक्राणु का निर्माण करता है, और मादा का जो जनन अंग है वो अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अंडाणु का। तो मादा में क्या है, अंडाणु है, और पुरुष के पास क्या है, शुक्राणु है। तो पुरुष अपना शुक्राणु जो है मादा के अंडाणु तक जो है पहुंचाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का मिलना ही निषेचन कहलाता। अगर शुक्राणु अंडाणु से जाके मिल गया तो ये क्या कहलाएगा, निषेचन कहलाएगा। इसको आप कैसे जो है स्टैंडर्ड वे में बताएंगे। नर युग्मक, नर युग्मक कौन है, शुक्राणु, और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, इसको अंड या अंड कोशिका या और भी कई नामों से जाना जाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयुक्त होना यानी कि एक होना, यानी कि मिल जाना निषेचन कहलाता है। तो यानी कि आपने क्या समझा कि शुक्राणु और अंडाणु अगर मिल जाते हैं तो वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आपका कहलाएगा निषेचन। अब निषेचन प्यारे बच्चों होते हैं दो प्रकार के, एक तो है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन, जिसको हम साधारणतः बाहरी निषेचन कहते हैं। अब आंतरिक निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानना शुरू करते हैं कि आंतरिक निषेचन जो है वो क्या होता है। देखिए, आंतरिक निषेचन मुख्य रूप से जो आपके बहुत सारे जो विकसित जीव है उसमें होता है। जैसे कि देखिए सरीसृप, सरीसृप क्या भाई साहब, तो जो आपके सांप है, गिरगिट है, जितने भी कोल्ड ब्लडेड प्राणी है ना वो सब सरीसृप में आते हैं। सांप, गिरगिट, मगरमच्छ, ये सब जो है ना वो जीव है। तो सरीसृप मतलब सीधा समझ लिए मुख्य रूप से सांप के जितने भी प्रजाति हैं वो, और गिरगिट वगैरह भी इसी में आते हैं। तो सरीसृप, इसके बाद पक्षी, इसके बाद पशु, कुत्ता, कीट पतंग जितने भी है वो, और मनुष्य में नर अपने शुक्राणुओं को विशेष प्रबंध द्वारा, विशेष प्रबंध में क्या है कि नर जनन अंग को जो है मादा के जनन अंग के भीतर जो है पहुंचाकर जो पुरुष है यानी कि नर है वो अपने शुक्राणु को क्या करते हैं, मादा के शरीर के भीतर छोड़ते हैं, जिसके कारण जो है निषेचन क्रिया मादा के शरीर के अंदर ही हो जाती है। और इस प्रकार के निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन का मतलब यह है कि जो इस वाले निषेचन में क्या होता है, निषेचन मीन्स क्या होता है, निषेचन मीन्स होता है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। तो अंडाणु कहाँ है, तो मादा के जो है अंडाशय में होते हैं, और शुक्राणु नर के पास है। तो नर यानी कि पुरुष अपने शुक्राणु को किसी विशेष प्रबंध द्वारा, या फिर आप यह कह सकते हैं कि जो पुरुष है वो अपने नर जनन अंग को मादा के जनन अंग के भीतर जो है पहुंचाकर और शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर छोड़ते हैं, और तब जो निषेचन होता है वही कहलाता है आंतरिक निषेचन। क्योंकि आंतरिक निषेचन में क्या होते हैं कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु के साथ मादा के शरीर के अंदर ही मिलते हैं, मादा के शरीर के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव है ना जिसका अंडाणु और शुक्राणु वो मादा के शरीर के बाहर यानी कि वातावरण में, जल में, या फिर कई बार अलग अलग स्थिति में देखने को मिलता है, तो वो बाहर शरीर के बाहर मिलते हैं शुक्राणु और अंडाणु। लेकिन मनुष्य में, कीट पतंग, कुत्ते, पशु, पक्षी, सरीसृप में ऐसा नहीं होता है। मादा के शरीर में ही शुक्राणु पहुंचाया जाता है, और शुक्राणु जो है मादा के शरीर में ही अंडाणु से क्या होते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह के निषेचन को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन या अंतः निषेचन हम लोग इसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाहरी निषेचन, जिसको बाह्य निषेचन भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। जानिए कि बाह्य निषेचन यानी कि बाहरी निषेचन क्या होता है। देखिए, कुछ ऐसे जीव हैं जैसे कि मेढक है, मछली भी है, वो क्या करते हैं कि उसकी जो मादा है वो अंडाणु को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मेढक होगा, मैंने मेढक समझ लो ऐसे बनाया, तो जो मादा मेढक है वो अपने अंडाणु क्या कर देते हैं, जल में छोड़ देते हैं, वो अपने अंडाणु क्या कर देते हैं, जल में छोड़ देते हैं। और फिर जो नर मेढक है वो आकर के अपना शुक्राणु इस पर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, और तब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन पानी में होता है, यानी कि शरीर के बाहर होता है। इसीलिए इसको बाह्य निषेचन जो है हम लोग कहते हैं। जरा डिटेल में अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। होता क्या है कि जब नर वो मादा युग्मक, युग्मक मतलब
नर युग्मक और मादा युग्मक मतलब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन यानी कि मिलन मादा के शरीर के बाहर होता है। जब अंडाणु और शुक्राणु मादा के शरीर के बाहर में मिलते हैं तो उसे जो है बाहरी निषेचन कहते हैं। आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए होता क्या है कि निम्न वर्ग के जीव में जो है बाहरी निषेचन होता है। जैसे हम लोग विकसित जीव है तो जो निम्न वर्ग के जीव है उसमें होता है, जैसे कि मेढक में और मछली में। तो ये दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है बाहरी निषेचन करने वाले जीव, ठीक है। तो मेढक और मछली में बाहरी निषेचन होता है। और हम देखते भी हैं कि वर्षा ऋतु में मेढक जो है पोखर, तालाब या झरने या फिर जहाँ पे पानी हो उस ओर जो है जाते हैं। और नर और मादा मेढक एक साथ पानी में आते हैं और फिर क्या होता है तो मादा जो है सैकड़ों अंडे देती है। मादा सैकड़ों अंडे पानी में छोड़ देती है, ये याद रखिएगा, कहाँ पर, पानी में। और फिर क्या करते हैं, फिर क्या होता है कि नर मेढक उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। मादा ने पहले अंडाणु को पानी में छोड़ा और फिर जो नर जो मेढक है वो क्या करेंगे, अपने शुक्राणु उस अंडाणु पर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और फिर अंडाणु जो है अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फल स्वरूप निषेचन होता है, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं और इस प्रकार का निषेचन बाहरी निषेचन कहलाता है। और ये बाहरी निषेचन इन जीवों के भविष्य पर बहुत ही बड़ा खतरा है। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। जनरली खेतों में भी जो मेढक हैं वो अपने निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। और बारिश के टाइम पर धान की खेती होती है। बारिश के टाइम पर क्या होती है, धान की खेती होती है। होता क्या है, ये मान लीजिए भाई साहब धान की खेती है और इसमें पानी लगा हुआ है। मेढक साहेब आएंगे और फिर क्या करेंगे, ये जो मादा मेढक है वो अपना अंडाणु या फिर जो अंडाणु है वो छोड़ देंगे। फिर इस पर क्या आएंगे, तो इसमें आएंगे जो नर मेढक है वो अपना शुक्राणु छोड़ देंगे और इसका जो अंडा है ना, मेढक का अंडा, वो ऐसे ही पानी में ही क्या होता है, तैरते रहता है। एक विशेष प्रकार का इसमें जो है ना वो पाया जाता है हार्मोन या फिर केमिकल पदार्थ, जिससे ये सभी संगठित रहते हैं, यानी कि एक जगह इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। और ये पानी में तैरते तैरते ही विकास करते हैं, यानी कि बड़े होते हैं। ये इनके जो युग्मनज है वो या फिर भ्रूण कह लीजिए वो। अब समस्या क्या है, जो बाहरी निषेचन है इसमें समस्या क्या है। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपने माँ के गर्भ से बाहर पलते हैं, पानी में पलते हैं। अब किसान क्या करते हैं, तरह तरह के खाद, तरह तरह के जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो अपने खेतों में क्या करेंगे, छीटेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा सोशल साइंस के अंदर कि कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को बाधित करता है, तो एंड्रीन करके कुछ ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और वो खाद कीटनाशक दवाइयों में पाया जाता है। तो होगा क्या, देखिए अब वो किसान क्या करेंगे, इस खेती में खाद छीटेंगे, कीटनाशक दवाइयाँ छीटेंगे। इससे क्या होगा कि इनके जो युग्मनज है, मेढक के जो भ्रूण है या फिर युग्मनज कह लीजिए, ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, उसके कारण मर जाएंगे और इसका जो पीढ़ी है वो खतरा में चला जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हजारों के संख्या में बच्चे होते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और उसमें से मर जाए 300-400 मर जाते हैं, फिर भी तो 400-500 क्या होते हैं, बचे रहते हैं, ठीक है। 500-600 के आसपास क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो ये कुछ बाहरी निषेचन है। बाहरी निषेचन हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश किया। आगे बढ़ेंगे। अब दो तरीका से आपने देख लिया कि जो जीव है अपने बच्चों को जन्म देते हैं, एक तो अंतः निषेचन के द्वारा और एक बाहरी निषेचन के द्वारा। कुछ जीव हैं जिसके बच्चे अपने माँ के गर्भ में पलते हैं। और मेढक मछली का जो बच्चा है वो क्या देखा आपने कि वो अपने माँ के गर्भ के बाहर पानी में पलते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिससे हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जीव हैं उस विधि से अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और वो है अंडों के द्वारा बच्चों का जन्म। किसके द्वारा, अंडों के द्वारा बच्चों का जन्म। पक्षी में जो प्रोसेस है वो यही होता है। पक्षी में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन पक्षी अपना अंडा जो है वो देती है। और पक्षी के अंडा पे क्या होता है कि ऊपर से बहुत ही ठोस परत होता है या फिर कह लीजिए कवच होता है। और उस अंडा को जो पक्षी है वो अपने
बॉडी के गर्मी से उसको क्या करती है, पालती है, और फिर जब परिपक्व हो जाता है तो पक्षी उस अंडा को फोड़ देती है, या फिर अंदर का जो बच्चा वो खुद बड़ा होने के कारण अंडा टूटता है और उससे बच्चे बाहर निकलते हैं, और इस प्रोसेस से जन्म लेने वाले को अंडप्रजक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक कहते हैं। देखिए अंडप्रजक क्या है, ऐसे जीव जिनके अंडों का विकास शरीर के बाहर होता है। मेढक में भी तो था, लेकिन मेढक के जो अंडे हैं वो उस प्रोसेस के नहीं होते हैं, उस पर उतना ठोस कवच नहीं पाया जाता है। इनका जो अंडा है शरीर के बाहर विकसित होगा, जैसे कि मुर्गी है, कबूतर है, इन लोगों के जो अंडे हैं वो, और उनके फटने से बच्चे निकलते हैं। ये सारे जो बच्चे हैं वो अंडप्रजक प्रजनक जो है कहलाएंगे। जैसे कि छिपकली भी इसी प्रोसेस से अपने बच्चों को जन्म देती हैं, सांप, पक्षी और भी बहुत सारे जीव हैं जो अंडे से अपने बच्चों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अंडप्रजक कहलाएंगे, अंडों से जन्म लेने वाले। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मादा जनन तंत्र। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए सारे चीज़ों को क्या कीजिएगा, ध्यान से समझने की जो है कोशिश कीजिएगा। नर जनन तंत्र यानी कि नर यानी कि जो पुरुष है उसका वह अंग जिस अंग के हेल्प से वो अपने जैसे बच्चों को जन्म दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि नर जनन अंग जो है क्या है। पहले तो एक लाइन में समझेंगे कि क्या करते हैं उस जनन अंग से। देखिए नर जनन अंग कहेंगे किसे, शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंग एवं शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से, यानी कि एक साथ अगर उसको मिला दिया जाए तो वो नर जनन तंत्र कहलाते हैं। कौन कौन से अंग, तो पुरुष का वह अंग जो शुक्राणु उत्पन्न करता है, और वह अंग जो शुक्राणु को जो है निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है। शुक्राणु को निषेचन के स्थान तक, जैसे कि मादा के शरीर के अंदर पहुंचाने का काम करता है जो अंग, तो उन सभी अंग को मिला करके जो है ना हम नर जनन तंत्र बोलते हैं। यानी कि जन्म देने के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए पुरुष का वह सारा का सारा अंग जो सहायक होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, नर जनन तंत्र कहेंगे। अब फिगर के माध्यम से आप लोग जो है समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। ये जो है ना नर जनन तंत्र का फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे अंग हैं, तो हम उस सभी अंग का क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला है वृषण। सबसे पहला क्या है, वृषण है, जिसे टेस्टिस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दो जो है अंडा के साइज का कह लीजिए, आकार उस तरह का ही होता है, लेकिन ये कठोर नहीं होते हैं, मांसल होते हैं, मांस के बने होते हैं। तो पुरुषों में कितने टेस्टिस होते हैं, यानी कि कितने वृषण होते हैं, तो 2 वृषण होते हैं, यह आप याद रखें। और ये कुछ इसी साइज का होता है, इस साइज का, 2 गोली के साइज का यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पुरुषों में 2 वृषण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब 2 वृषण जो है ये क्या करते हैं, तो ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं। किसका, शुक्राणु का। ये जो 2 वृषण होते हैं पुरुषों में वो क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ ये वाला रचना, ये रचना देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि एक थैला जैसा होता है। ये क्या होता है, थैला जैसा होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुरुष का जो वृषण है, जो टेस्टिस है, वो 2 होते हैं, और दोनों पानी के थैलों में अंदर बंद होते हैं। यानी कि ये जो थैला है ये समझ लीजिए पानी से भरा होता है। ये वाला पार्ट जिस पर मैं कलम चला रहा हूँ, इसमें क्या होता है, पानी भरा होता है, और ये पानी इतना मोटा परत बनाए होता है, और इसके अंदर होता है आपका जो है ना वृषण। अब ये पानी के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। कई बार चोट भी लगती है, तो चोट से यह जो जल है ना टेस्टिस यानी कि वृषण का क्या करता है, रक्षा करता है। तो यहाँ पर पानी वाला जो है ना एक तरह से समझ लीजिए थैला होता है, और कई बार चोट या फिर कई बार इन्फेक्शन के कारण पुरुषों में यह पानी जो है ना पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस पानी की मात्रा क्या होता है, कई बार वो ज़्यादा उम्र के पुरुषों में जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ना इस टेस्टिस का साइज़ क्या होता है, बड़ा हो जाता है कई बार, जो कि सिंपल नॉर्मल है। और इसका नॉर्मल जो है ना सर्जरी करके पानी को कम किया जा सकता है, या फिर पानी के बनने के मात्रा को भी कम किया जा सकता है डॉक्टरों के द्वारा। तो आपने वृषण समझा।
वृषण एक पानी की थैली में होती है ताकि वो संक्रमण और चोट वगैरह से बचा रहे। वृषण के बाद एक होता है अधिवृषण। अधिवृषण क्या है? ये जो टेस्टिस है यानी कि वृषण है, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और यहाँ पर गुच्छों के जैसा बहुत सारा नस होती है। गुच्छों के जैसा बहुत सारा क्या होती है? नस होती है, जिसे हम अधिवृषण कहते हैं। और इसी में शुक्राणु स्टोर होते रहता है। शुक्राणु क्या होते रहता है? स्टोर। शुक्राणु इसमें क्या होता है भाई साहब? स्टोर होते रहता है, जहाँ यहाँ पर बहुत सारा नस जो है ना पाया जाता है और इसी नस में क्या होते हैं? शुक्राणु स्टोर होते रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अधिवृषण। और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नस होते हैं और आगे चलकर यहाँ पर आकर के वो सारे नस एक नस में बदल जाते हैं। वो सारे नस जो होते हैं वो एक नस में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। और ये वाला जो नस है प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं आपका शुक्रवाहिनी। क्या कहलाते हैं? शुक्रवाहिनी। और जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे इस पानी वाले स्थान का, उसे कहते हैं वृषण कोश। वृषण कोश, जहाँ पे वृषण अंदर में सुरक्षित होते हैं, चारों साइड से इसके पानी भरे होते हैं। तो जिस भाग में पानी भरा है वो क्या है? वृषण कोश है। और वृषण आपने समझ लिया। इसके बाद है शुक्रवाहिनी। ये वाला पार्ट, यहाँ पर बहुत सारे नस होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। तो वृषण जो है प्यारे बच्चों काम करेगा शुक्राणु बनाने का, और अधिवृषण उसको स्टोर करके रखने का काम करेगा। एंड यहाँ जो है ना अधिवृषण एक नस में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ से। तो ये लाल जो आप देख रहे हैं चलता जा रहा है पाइप की तरह, ये नस समझ लीजिए, और इसे ही कहते हैं प्यारे बच्चों शुक्रवाहिनी। यानी कि शुक्राणु को यहाँ से निकालकर आगे ले जाने का काम करेगा। ये जो नस सिंगल पाइप आपको दिख रहा होगा, ये शुक्राणु को निकाल करके आगे ले जाने का काम करेगा। इसे कहते हैं शुक्रवाहिनी, यानी कि शुक्राणु को ले जाने वाला एक रास्ता है यार। इसके बाद ऊपर आइएगा तो यहाँ पर लिखा है मूत्र नलिका। ये वाला किडनी से एक पाइप आता है, सीधा समझ लीजिए, पाइप के जैसा एक रचना होता है, और इसे ही कहते हैं मूत्रवाहिका। ये पाइप कहाँ से आता है? ऊपर किडनी से आता है, और ये किडनी से आएगा और मूत्राशय में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर से जो किडनी हमेशा जो है मूत्र बनाता रहता है, वो इसमें स्टोर होते रहता है। और जहाँ पर स्टोर होता है मूत्र, उसे कहते हैं मूत्राशय। क्या कहते हैं उसे? मूत्राशय। तो यहाँ पर आपके जो मूत्र है वो क्या होते रहते हैं? स्टोर होते रहते हैं। ठीक। इसके बाद बात करेंगे हम इस वाला, ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम है प्यारे बच्चों शुक्राशय। और ये शुक्राशय द्रव का क्या करता है? स्राव करता है। अभी तो हम शॉर्टकट में आपको अंग दिखा के बता रहे हैं, फिर आगे इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी क्या करेंगे? हम देंगे। इसके बाद है आपका दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? यहाँ पर जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, यही दो संरचनाएं होती हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट। और ये पुरस्थ द्रव का, ठीक है, या प्रोस्टेट जो है ना आपका लिक्विड का क्या करता है? ये निर्माण करता है। इसका क्या काम है, कैसा नेचर होता है, सब आगे हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको नलिका यहाँ पर दिखाई दे रही है, यही कहलाता है मूत्रमार्ग। और मूत्रमार्ग का कनेक्शन अगर आप देखेंगे तो इधर से जो शुक्रवाहिनी गई है, इधर से जो शुक्रवाहिनी गई है, वो ऐसे होते हुए वो भी क्या हुई है? इसी में आके मिली है। और जो मूत्रमार्ग से नली आ रही है, ये नली आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, ये भी इसी में आके क्या होती है? मिलती है। ठीक है। और इसको कंट्रोल करने का काम करता है प्रोस्टेट। ठीक है। जब आप पेशाब करते हैं तो यहाँ पर प्रोस्टेट जो है ना ये रास्ता खोल देता है, तब तो पेशाब कर पाते हैं। और फिर जब शुक्राणु आता है तो इधर के रास्तों से वो आता है। तो क्या क्या समझा आपने? तो प्रोस्टेट समझा, ये तो, और मूत्रमार्ग समझा। अब समझते हैं कि सीसन क्या है, जिसको इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। तो सीसन क्या है? तो यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा कौन चीज़? सीसन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सीसन कहलाएगा। ये आप क्या करें? याद रखने की जो है कोशिश करें। अगर आपको एग्जाम में नर जनन तंत्र का फिगर बनाने के लिए बोलेगा तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा? बनाना होगा, और उसका जो नाम वगैरह है ना वो भी लिखना होगा। तो इसको बनाना भी आप लोग क्या कर लीजिएगा? सीख लीजिएगा। इसका ड्राइंग भी कैसे बनाना है वो। अब चलिए हम लोग एक एक अंग के बारे में पूरे डिटेल में क्या करते हैं? जानकारी लेते हैं। सबसे पहले वृषण। तो वृषण हमने आपको बताया कि क्या होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो पेशीय थैली वृषण कोश के अंदर जो है बंद रहते हैं। और वृषण कोश
मुख्य शरीर से बाहर स्थित होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा वृषण कोश है जिसमें हमारे वृषण होते हैं रखे हुए, वो हमारे शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। पुरुष में यह शरीर के क्या होता है, बाहर होता है। इसका भी कारण है, पुरुष में जो आपका वृषण कोश है या जहाँ पर वृषण होते हैं वो शरीर से क्या है, बाहर है। इसका कारण यह है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर में हमारा वृषण जो है शुक्राणु का, किसका, शुक्राणु का जन उत्पादन नहीं कर पाएगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 3 डिग्री है ना सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। यानी कि हमारे बॉडी का जितना टेम्परेचर होता है उससे 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा, तब जो है ना आपका वृषण जो है शुक्राणु का उत्पादन कर पाएगा। तो प्रकृति ने इस तरह से हमारे बॉडी का डिजाइन किया हुआ है ताकि कुछ भी जो है ना प्रॉब्लम में ना आए। आप कहते हैं डॉक्टर ये, आप देखिए कि किस तरह से प्रकृति ने हमारे बॉडी का क्या कर रखा है, डिजाइन कर रखा है। तो ये हमारे शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर के अंदर होंगे जो वृषण कोश या फिर वृषण है, तो क्या होगा, हमारा जो वृषण है वो शुक्राणु का उत्पादन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर इसको चाहिए, तब जाकर के ही वृषण क्या कर पाएगा, तो शुक्राणु का निर्माण कर पाएगा। इसीलिए ये हमारे शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ आपने देख ही लिया, शुक्राणु क्या है, वृषण क्या है और वो क्या काम करते हैं। अब जो है याद रखें कि वृषण जो है नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन जो है उत्पन्न करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि वृषण जो है किस हार्मोन का उत्पादन करता है, तो क्या बोलेंगे, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन करता है हमारा वृषण, जो हमारे बॉडी में 2 पाए जाते हैं, ठीक। तो याद रह गया कि वृषण किस हार्मोन का उत्पादन करता है, तो टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो उत्पादन करने का काम वृषण करता है। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन के कार्य, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है इसके क्या काम है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हम उसको देखते हैं कि क्या काम टेस्टोस्टेरॉन के होते हैं। पहला, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, हमारे बॉडी में कितना शुक्राणु उत्पन्न होना चाहिए उसको कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा, लड़कों में यौवनावस्था जो है परिवर्तन, ये टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही लड़कों में याद रखिएगा कि यौवनावस्था में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दाढ़ी मूछ आने लगती है, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन कम होते हैं उसमें दाढ़ी मूछ लेट से आता है, या फिर जल्दी नहीं आता है, फिर कम आता है, ठीक है। जैसे कई लड़कों में आपने देखा होगा कि दाढ़ी मूछ कम होते हैं या फिर लेट से उसमें दाढ़ी मूछ आता है, वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण ही होता है, ठीक है। एंड अब दूसरा अंग हम पढ़ने वाले हैं अधिवृषण। क्या पढ़ने वाले हैं, अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, यह एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है। जैसा कि हमने आपको बताया ही इससे पहले अधिवृषण के बारे में कि वो नस होते हैं, बहुत सारे लंबी नसें होती है, एक जगह पे इकट्ठा होता है वो, ठीक है। जो वृषण के पिछले भाग से लगी रहती है, वृषण के पिछले भाग से लगी रहेगी कौन, जो आपका अधिवृषण है वो, जो कि हम आपको यहाँ पर दिखाए थे। ये आपका वृषण है, इसके पिछला भाग यहाँ पर वो पाए जाते हैं, कौन, अधिवृषण, जो लंबी नलिका के समान होती है, नस कह लीजिए, बहुत सारा नस वहाँ पर इकट्ठा होता है, यह आप कह लीजिए। और देखा आपने कि यह एक लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के पिछले भाग से लगी होती है। इसमें शुक्राणु संचित रहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि उसका काम, अधिवृषण का काम ही है शुक्राणु को स्टोर करके रखना। संचित मतलब स्टोर करके रखना, शुक्राणु का जितना निर्माण होगा वो उसको स्टोर करके रखेगा। और अधिवृषण अंतिम रूप से एक नलिका में बदल जाती हैं जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। और शुक्रवाहिका जो अधिवृषण है वो लास्ट में क्या होती है, एक पाइप में या फिर एक नस के रूप में बदल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। तो वो शुक्रवाहिका आपने देखा ही देखा है।
अब बात करेंगे हम शुक्रवाहिनी के बारे में। शुक्रवाहिका को ही शुक्रवाहिनी कह सकते हैं, यानी कि वह रास्ता जिससे शुक्राणु आगे बढ़ेगा। तो शुक्रवाहिका वाहिनी को देखिए, यह संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नली होती है जो शुक्राणुओं का मोचन करती है, यानी कि शुक्राणु को आगे जाने का रास्ता यह देती है, और ये अंतिम रूप से मूत्र मार्ग में खुलती है। शुक्रवाहिनी जो है कहाँ पर खुलेगी, तो मूत्र मार्ग में ये अंतिम रूप से क्या हो जाती है, खुल जाती है। ये देख सकते हैं, ये जो पाइप हमने बताया था यही क्या है, शुक्रवाहिनी है। और इसमें कुछ 2-3 पॉइंट अलग से दिखाया गया है कि यह संकुचनशील दीवार वाली, संकुचनशील यानी कि इसमें संकुचन होते रहता है, और इसमें संकुचन होता है, यही कारण है कि शुक्राणु यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। संकुचन होगा यानी कि यहाँ से वो ऐसे कुछ इसमें संकुचन वाली क्रिया होती रहती है, जिसके कारण शुक्राणु आगे क्या होते रहते हैं, शुक्राणु आगे बढ़ते रहते हैं संकुचन के कारण, ठीक है। वाली एक पतली नली होती है जो शुक्राणुओं का मोचन करती है, यानी कि शुक्राणु को आगे बढ़ाने का जो है काम करती है, और अंतिम रूप से ये मूत्र मार्ग में खुलती है। यहाँ पर देख सकते हैं यही वाला चीज़ मूत्र मार्ग कहलाता है, यही वाला जो नस है वो, और इसमें आकर के वो क्या हो जाती है, खुलती है। नेक्स्ट आप याद रखिए कि शुक्राशय, शुक्राशय देखिए क्या है, यह छोटी छोटी नलिकाओं से बनी हुई रचना है जो अधिक कुंडलित होती है। यहाँ पर जो आप एक देख पा रहे हैं पॉइंट जैसा, जो कि पीछे में आप बड़ा सा देखे थे, यही जो रचना है ये शुक्राशय कहलाती है। इसमें बहुत छोटा छोटा नली होता है और बहुत अधिक मात्रा में नली होता है, यानी कि बहुत अधिक ये कुंडलित होती है, बहुत अधिक मात्रा में नली होती है, और यह एक गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करती है। ये जो हार्मोन निकालती है वो शुक्राशय द्रव के नाम से जाना जाता है, और जो शुक्राणु में मिलकर जो शुक्राणु में मिलने के बाद वीर्य कहलाते हैं। जो शुक्राणु यहाँ से आया, वृषण से शुक्राणु आया, और फिर ये जो आपका शुक्राशय है वो क्या करती है, तो शुक्राशय द्रव निकालती है, और शुक्राशय द्रव और शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो उसे ही हम वीर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वीर्या, सीमेन के नाम से क्या करते हैं, इसे हम जानते हैं। कई बार वीर्य का डिफिनीशन ऑब्जेक्टिव के टाइप में पूछ लिया है, तो वीर्य किसे कहेंगे, तो देखिए याद रखिए, वीर्य एक गाढ़ा श्वेत रंग का अर्ध तरल पदार्थ होता है, पूरा तरल नहीं, आधा तरल होता है, ठीक है, यानी कि हल्का गाढ़ा होता है, और श्वेत मतलब उजला टाइप का होगा, जिसमें विचित्र प्रकार की गंध होती है, जिसमें गंध जो है विचित्र प्रकार की होती है। ये सारा चीज़ आप याद रखें। अब हम बढ़ेंगे आगे, और अगला जो हमारा नर जनन अंग के जो टॉपिक है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसके बारे में हम पीछे बात भी कर रहे थे, आपको दिखाए हुए थे। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, जरा इसको आप समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि है। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि मूत्राशय से आने वाली नली पर पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। यही जो है ना वो एक तरह समझिए गेट का काम करती है, और एक हार्मोन भी रिलीज करती है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है और इसका क्या कार्य है। बात करेंगे सबसे पहले हम प्रोस्टेट ग्रंथि का। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है यह दोहरी नालियों वाली ग्रंथि होती है, जिसकी नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती है। ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो कहाँ खुली थी, मूत्र मार्ग में खुली थी। और प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे आप पुरस्थ ग्रंथि भी कह सकते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि भी कह सकते हैं। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो प्रोस्टेट द्रव, यानी कि पुरस्थ द्रव का जो है स्राव करती हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोस्टेट लिक्विड या प्रोस्टेट द्रव या फिर पुरस्थ द्रव का स्राव कौन सा अंग करती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि करती है, यानी कि पुरस्थ ग्रंथि ही प्रोस्टेट द्रव का क्या करती है, स्राव करती है, जो एक क्षारीय पदार्थ होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि जो प्रोस्टेट द्रव है यानी कि पुरस्थ द्रव जो है वो क्षारीय पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ, क्षारीय। आपने अम्ल, क्षार और भस्म पढ़ा होगा, तो वो क्षारीय पदार्थ होता है, जो वीर्य से मिलकर पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री के योनि की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि प्रोस्टेट द्रव का क्या काम होता है।
ये क्या होते हैं, बीड़ी से मिल जाते हैं, बीड़ी में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के बाद पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री के योनि की जो अम्लीयता है उसको दूर कर देती है, यानी कि उदासीन कर देती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और आगे की चीज़ों को समझने सीखने का कोशिश करिए। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है वो है काउपर ग्रंथि। ये काउपर ग्रंथि क्या है, यह ग्रंथि जोड़े में होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे स्थित होती है। अगर मैं सही हूँ तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि आपको दिख रहा है और इसके ठीक नीचे ये वाला रचना आपको दिखाई दे रही है, जो दो होते हैं, एक उस साइड और एक इस साइड, तो इसे ही काउपर ग्रंथि आप बोलेंगे। तो काउपर ग्रंथि के बारे में और जानिए। यह एक सफ़ेद क्षारीय द्रव का स्राव करती है। सफ़ेद क्षार ये गुण वाला जो है ना द्रव ये निकालती है, जो निषेचन होने के कारण जो है जो चिकने होने के कारण, यानी कि जो काउपर ग्रंथि द्रव का स्राव करती है वो बहुत ही चिकना होता है और चिकना होने के कारण ये स्नेहक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, स्नेहक का कार्य करती है, यानी कि चिपा चिकना करने का ये काम करती है। ये बात आप याद रखें। इतने सारी ग्रंथियों के बारे में आपने देखा। अब हम पढ़ेंगे सीसन। सीसन क्या है वो हमने आपको बता ही दिया है। ये मूत्र मार्ग के साथ ये वाला जो रचना है यही क्या कहलाती है, तो ये सीसन कहलाती है। बात करेंगे अब इसके बारे में, अगर पूछे तो क्या बोलिएगा। यह पुरुष की बाहरी जनन इंद्रियां हैं जिसके भीतर मूत्रवाहिनी, देख सकते हैं ये जो नली है वही क्या है, मूत्रवाहिनी होती है, और सीसन की मूत्रवाहिनी मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करती है। जो मूत्रवाहिनी है सीसन के अंदर, ये जो आपको पाइप जैसी रचना है वो दो काम करती है। एक तो वीर्य को बाहर निकालती है और दूसरा मूत्र को भी ये बाहर निकालने का जो है काम करती है। सीसन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि सीसन के भीतर मूत्रवाहिनी के दोनों ओर आप देख सकते हैं, मूत्रवाहिनी के दोनों ओर अस्पंजी उत्तकों की 3 कतारें होती हैं जो रक्त से भर जाने के बाद सीसन को कठोर बना देती है। सीसन जो है ना वो हमेशा आपको जो है ना संकुचित होता है, लेकिन मूत्रवाहिनी के दोनों ओर, एक तो आपका देख सकते हैं इस साइड जो लाल वाला आपको दिख रहा होगा और इस साइड जो लाल वाला दिख रहा होगा, ये एक तरह का समझ लीजिए कि मूत्रवाहिनी के दोनों ओर जो अस्पंजी उत्तकों का बना जो है एक कतार है, लाइन जैसा होता है, और इसमें जब रक्त भर जाता है, ब्लड भरता है, तो सीसन क्या होता है, बहुत ही कठोर हो जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस आपने समझा एंड समझने की कोशिश किया। अब हम अगले क्लास में मादा जनन तंत्र के बारे में इसी तरह से पूरे डिटेल में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समझने सीखने की जो है कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगला क्लास मादा जनन तंत्र का होगा और अगले क्लास में आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके सब्जेक्टिव देखेंगे और क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप सभी सेशन को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, ज़रूर इसको भेजिए, बताइए कि इस तरह का क्लास LGR स्टडी में चल रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। और LGR स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।